Yes, hello. Hello. Good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. Everyone, please confirm in the chat box, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बढ़िया. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी ने प्रीवियस क्लास को फॉलो किया है. कोई ऐसा तो नहीं जिसकी प्रीवियस क्लास मिस हो गई हो. आई होप यू ऑल हैव फॉलोड ऑल द प्रीवियस क्लासेस. दिस इज द फोर्थ लेक्चर. दिस इज द फोर्थ लेक्चर. इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं. अच्छा, स्लिप और स्किट रिवाइज करना करा देंगे. स्लिप और स्किट दोबारा बता देंगे, टेंशन मत लो. और बताओ. स्लिप और स्किट अभी बता देता हूं. इसके अलावा कोई डिस्कशन में कोई डाउट हो तो बोलो. कोई ऐसा तो नहीं है जिन्होंने कोई भी क्लास मिस की हो? एक बार कंफर्म कर देना बेटा. एक बार कंफर्म कर देना. अभी कुछ नहीं मिस किया बेटा, अभी तो जस्ट हम लोगों ने ज्वाइन किया है. तो हैव यू फॉलोड ऑल द क्लासेस? सभी क्लासेस को फॉलो कर रखा आप लोगों ने? हैव यू फॉलोड ऑल द क्लासेस टिल नाउ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यू हैव सफिशिएंट टाइम. यू हैव सफिशिएंट टाइम. तो पूरा वीक आपके पास रहने वाला है. नोट्स आप अच्छे से बनाइए. ठीक है. और प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए. चलिए, बहुत बढ़िया. तो जल्दी से क्विकली से एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास तक की बातचीत. तो वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इन इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस ऑल द सब्जेक्ट रिलेटेड थिंग्स लाइक वेटेज क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला, रेफरेंस बुक क्या रहने वाली है, what should be the approach to complete the subject. All these points we have covered. Then we have discussed about the first chapter number 1, that was the introduction. In the introduction we have discussed about the historical development of the road. So we have discussed about the Roman construction, we have discussed about the Tresegat construction, Telford construction, Metcalfe construction, and at the last we have discussed about the Macadam construction. फिर भी हम लोगों ने बातचीत की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड को इंडिया के रिस्पेक्ट में. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जैकर कमेटी रिकमेंडेशन एंड जैकर कमेटी के रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 320 ईयर्स प्लान, नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान की हम लोगों ने बात की. उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स को हम लोगों ने समझा. व्हाट वाज द टारगेट लेंथ, वाज द टारगेट डेंसिटी, एंड रोड डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से रोड का क्लासिफिकेशन किया गया एज पर द 3 प्लान्स. ऑल दीज पॉइंट वी हैव कवर्ड. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट रोड पैटर्न्स. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस हाउ टू सेलेक्ट द हाईवे लोकेशन और हाईवे अलाइनमेंट. इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी. देन वी हैव स्टार्टेड लास्ट टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड, दैट वाज द यूटिलिटी ऑफ द रोड. और रोड की यूटिलिटी को कवर करने के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया, कंप्लीट करने किया हम लोगों ने. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉपुलेशन यूनिट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्शन यूनिट, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक सवाल भी सॉल्व किया था लास्ट क्लास में. देन वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2, दैट वाज द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड. जहां पर आपने बोला सर एक रोड के जितने भी विजुअल फीचर्स हैं अब हम उनके डिजाइनिंग की बातचीत करेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट विजुअल फीचर्स ऑफ द रोड और उनके डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या है, डिजाइन क्राइटेरिया क्या है. ऑल दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर. और लास्ट क्लास का जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया, दैट वाज द फैक्टर अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड.
सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, आई होप यू ऑल नो अबाउट मी। आई एम क्षितिज सचान। आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम विद गुड रैंक। दिस इज माई बेस्ट गेट रैंक अगर बात करें, दैट इज AIR 30। तो बेस्ट गेट रैंक जो है दैट इज AIR 30। सब्जेक्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैं बातचीत करने वाला हूं आप लोग के साथ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की और सर्वेइंग की। तो इस तरीके से क्विकली रिवीजन करते रहना है। इस तरीके से क्विकली अपने सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहना है। बिल्कुल भी इस पे बोर नहीं होना है और बिल्कुल भी इसमें आलस नहीं करना है, ठीक है। और आपने सुबह वाली क्लास में प्रॉमिस किया है मेरे से कि सर हम 5 दिन तक तो बिना दिमाग लगाए जैसा आप बोलेंगे वो हम करेंगे। यस और नो? तो आई होप आपको अपना प्रॉमिस, आपको अपना कमिटमेंट याद है। और 5 क्लासेस तक आपको इसी तरीके की अप्रोच रखनी है। थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में आप रिवाइज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाना और साथ साथ इन सभी कंसेप्ट्स को रिटेन कर पाना, ठीक है। चलें फिर आगे बातचीत कर लें। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो आपका टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे दैट वाज द स्लिप एंड स्किड। तो अभी हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड की इन दिस क्लास। और अभी आपकी जो बाकी क्लासेस है आज की, तो उसमें ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज साइड डिस्टेंसेस तक का पूरा डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग बात कर लेते हैं स्लिप और स्किड की। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? देखो, स्लिप और स्किड का गेम क्या है। तो आपने बोला था कि सर जब हमारा व्हीकल मूव करता है, अगर इसका डायामीटर d है तो एक रोटेशन अगर ये लेगा तो रोटेशनल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? दो डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, रोटेशनल डिस्टेंस और एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। तो अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट करके यहां से सर यहां आता है तो इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो π/d होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो जो डिस्टेंस होगी वो π/d होगी। मानते हो इस बात को? अगर 2 रोटेशन करेगा तो 2πd, थ्री रोटेशन करेगा तो 3πd, 4 रोटेशन करेगा तो 4πd। यही होगा ना? यस और नो? यही होगा। अब गेम क्या है बेटा, इन द केस ऑफ स्लिप, इन द केस ऑफ स्लिप, यहां पर मैं स्लिप को लिखता हूं। स्लिप को मैंने कैसे डिफाइन किया? स्लिप इज द कंडीशन जब आपका रोटेशनल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। रोटेशनल डिस्टेंस जो है बेटा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं स्लिप। अभी इसको हम लोग विजुलाइज भी करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर रोटेशनल डिस्टेंस जो है आपकी वो कम है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से, रोटेशनल डिस्टेंस जो है वो कम है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस से, तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं स्किड। ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं स्किड। सर थोड़ा फील कराइए, सर थोड़ा विजुलाइज कराइए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमारी कार का, हमारे बाइक का व्हील किसी गड्ढे में फंस जाता है, देखा है? ऐसा हुआ है कभी? अब गड्ढे में जब ये फंस गया है तो आपका ये व्हील जो है लगातार रोटेट तो कर रहा है, ये व्हील लगातार रोटेट तो कर रहा है, बट इसके करस्पॉन्डिंग ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, यहीं पे घूम रहा है, घर 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 घर, फंस गया है, फंस गया है।
तो आप आगे व्हीकल को ले जाना चाह रहे हैं, आप एक्सलरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हील लगातार इस तरीके से रोटेट तो कर रहा है। भैया जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना ये। जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना। बट इस रोटेशनल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस नहीं हो पा रही है। इस रोटेशनल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस नहीं हो पा रही है। तो आप क्या बोलते हैं? पहिया स्लिप कर रहा है यार, पहिया स्लिप कर रहा है। तो तरीका क्या होता है? इस स्लिप को रोकने के लिए एक ईंटा गुम्मा उठाते हैं, ब्रिक उठाते हैं और ब्रिक को यहां पर फंसा देते हैं। जैसे ही ब्रिक को यहां पर फंसाते हो तो अब ये जब रोटेट करता है ब्रिक की वजह से आगे निकल जाता है कूद के, और फिर रोटेशनल मूवमेंट के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी होने लगता है। फिर रोटेशनल मूवमेंट के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी होने लगता है। दूसरी सिचुएशन समझो, मस्त कार से बाइक से जा रहे थे, मस्त कार से बाइक से जा रहे थे, जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरीके से मूव कर रहे थे। ब्रेक लगाना पड़ गया अचानक से। अचानक से जब ब्रेक लगाया, यहां पर वेलोसिटी बी थी, जब आपने अचानक से ब्रेक लगाया तो क्या ब्रेक लगाते ही व्हीकल रुक जाएगा? क्या ब्रेक लगाते ही व्हीकल रुक जाएगा? आपने यहां पर ब्रेक लगाया, उस समय स्पीड वी थी। मेरे भाई, इस स्पीड को जीरो होने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। बेटा जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, चक्का जाम हो चुका है। ब्रेक लगाते ही, कंसीडरिंग द ब्रेकिंग एफिशिएंसी एज 100%, ब्रेक का रोटेशनल मूवमेंट बंद हो गया है। तो अब रोटेशनल डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप किसी स्पीड से मूव कर रहे थे तो सडनली आप स्टॉप नहीं करेंगे, आप कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। पहिया घूम नहीं रहा है, लेकिन तुम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। इस केस में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इज मोर एज कंपेयर टू द रोटेशनल डिस्टेंस। ऐसे हालात को बोलते हैं स्किड। ऐसे हालात को बेटा हम लोग बोलते हैं स्किड। अब बताओ, कोई दर्द रह गया और जीवन में तो बताओ। बोलो। तो अब भूलोगे तो नहीं स्लिप और स्किड का गेम क्या होता है? अब तो नहीं भूलोगे कभी स्लिप और स्किड का गेम क्या होता है? ठंडी लग रही है यार, एक मिनट को जरा जैकेट पहन लें। अब भूलोगे तो नहीं स्लिप और स्किड का गेम? बोलो। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। So, beta, can we say in this way we have completed what are the various factors which will affect the geometric design of the road? और ये सभी बातें आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं। रोटेशनल डिस्टेंस इनटू लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, देन ऑल इज ओके। तब सब मामला परफेक्ट है, सब सिचुएशन नॉर्मल है, तब ना स्लिप है ना स्किड है। दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। व्हील रोटेट कर रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं।
और कोई डाउट? क्या कंफ्यूज हो गया बताओ। अरे बेटा एक बार में समझने की कोशिश करो, एक बार में समझ में आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने माइंड में बिठा रखा है कि एक बार में तो हम समझेंगे ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या पॉइंट, कहाँ पे कंफ्यूजन है बताओ, रिपीट कर दूंगा। ठीक है। स्किड मीन्स ओनली लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर, बिल्कुल। स्किड में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर हो रही है, रोटेशनल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। Just wait for a minute. Just wait for a minute. We will continue our discussion. Just wait, beta. Just wait for a minute. We will continue. बेटा डीपीपी आप चेक कर सकते हैं ऐप पर। डीपीपी कल की अपलोड हो गई है। कल की डीपीपी अपलोड हो गई है, पीडीएफ अपलोड हो गया है। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चलें आगे बातचीत करें। चलिए फिर आगे डिस्कशन करते हैं। आगे डिस्कशन करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। यू विल गेट द वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन कल अपलोड हो जाएगा बेटा। ठीक है। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन कल अपलोड हो जाएगा। चलिए तो लेट्स सी द डिस्कशन।
So now let's talk about the cross-sectional element of the road. Now let's talk about the cross-sectional element of the road. देखो भाई पहले समझ लो क्रॉस सेक्शन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। ये रोड दिख रही है, बोलो हाँ या ना। ये रोड दिख रही, सभी को रोड विजिबल है। अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये बाइक वाले भैया मूव कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ रोड। ये अलोंग द लेंथ आप मूव कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ आप मूव कर रहे हैं, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। कहीं पे भी एक क्रॉस सेक्शन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रोड को मैं यहां से कट कर दूं, आई एम कंसीडरिंग दिस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। नहीं यहां नहीं कट करेंगे सर, यहां मजा नहीं आ रहा है। लो यहां कट कर दो, लो इस रोड को यहां पर कट कर दो, ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लो एक्स एक्स। जब इस रोड को कट कर दोगे, भैया हट गए हैं, तो कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहां पर रोड के कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? बोलो। जैसे ये पेवमेंट के की थिकनेस क्या है, इस व्यू में आप नहीं बता सकते। इस पेवमेंट की थिकनेस क्या है वो आपको अभी नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही क्रॉस सेक्शन ले लोगे तो तुम्हें थिकनेस दिखने लगेगी। जादू, जादू दिखने लगेगी कि नहीं दिखने लगेगी? तो एक क्रॉस सेक्शन अगर हम रोड का कंसीडर करते हैं, जितने भी फीचर्स आपको दिखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे रोड पे, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। उसको बोलते क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्या क्या दिखेगा और देखें, क्या क्या दिखेगा और देखें। तो सबसे पहले समझ लो, एक चीज तो तुम्हें दिखने वाली पेवमेंट की अनइवननेस। जैसे मान लो तुमने एक रोड का क्रॉस सेक्शन कट किया और ये सरफेस तुम्हें दिख रही है, तो भैया जब ये सरफेस दिखेगी तो तुम्हें नहीं लगता है इस रोड के सरफेस में जो अनइवननेस होगी हमें वो भी दिखेगी? इस रोड के सरफेस पे जो अनइवननेस होगी, अरे ऐसे तो देखने में मामला एकदम स्मूथ लग रहा है, बट ये पेवमेंट अनइवननेस होगी इस डायरेक्शन में भी और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? कि बिल्कुल स्मूथ ही होगा हर जगह? बिल्कुल स्मूथ ही होगा क्या हर जगह? आंसर इज गोइंग टू बी नो। आंसर इज गोइंग टू बी नो। तो पहला काम जो हम करना चाह रहे हैं, इस पेवमेंट की अनइवननेस को मेजर करना चाह रहे हैं। तो पेवमेंट की अनइवननेस की अगर बात करें तो बेटा ये क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन, अंडुलेशन का मतलब अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल पर यूनिट लेंथ। होता क्या मैं तुम्हें बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल एक साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, एक रोड का एक साइड व्यू दिखा रहा हूं ऐसा। अब इस पेवमेंट की अगर बात करें तो इस पेवमेंट की जो सरफेस है बेटा, मान लो कुछ इस तरीके की है, अनइवन है। डायग्राम इज नॉट इन स्केल, डायग्राम स्केल पे नहीं है। तो इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, हम एक व्हीकल लेते हैं, हम एक व्हीकल लेते हैं इस तरीके का, और इस व्हीकल में हम ये व्हीकल में क्या लगा होता है, एक निडल लगी होती है, निडल, ये निडल लगी हुई है। इस निडल की खासियत क्या है कि ये निडल फ्री होती है, ये निडल फ्री होती है। तो ये व्हीकल क्या करेगा, लेंथ जो है आपकी उसमें मूव करेगा। अब जैसे मान लो यहां पर पेमेंट क्या है, यहां पर कैसे फील कराएं, देखो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये तो व्हीकल मूव कर रहा है। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये उठा हुआ पोर्शन है, राइज है, तो ये निडल अंदर चली जाएगी। जैसे व्हीकल आगे जाएगा, अब ये क्या है, खाली है, निडल इस तरीके से नीचे आ जाएगी। व्हीकल आगे जाएगा, यहां पर फिर राइज है, निडल फिर ऊपर चली जाएगी। तो
तुम्हें नहीं लगता निडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मेजर करते इस तरीके से मूव करती रहेगी? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक व्हीकल को एक डिस्टेंस में मूव कराना, बस एक डिस्टेंस पे आपको मूव कराना है। ये निडल क्या करती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये निडल क्या करती रहेगी? ये निडल क्यूमुलेटिव राइज और फॉल को मेजर कर लेगी। जितनी डिस्टेंस आपने कवर की है उसमें क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल कितना हुआ है, इसकी रीडिंग आपको मिल जाएगी यहां से, इसकी रीडिंग आपको यहां से मिल जाएगी। और बेटा जिसकी हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं पेमेंट अनइवननेस, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बम्प इंडिकेटर। और यहां से आप रफनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो बम्प इंडिकेटर इन mm पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में निडल का कितना क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल हुआ है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। 630 IRI होल टू द पावर 1/2। IRI का मतलब होता है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। तो यहां से जनरली जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि पेमेंट अनइवननेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पेमेंट अनइवननेस को, क्यूमुलेटिव को मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पहले +2 हुआ फिर -1 हुआ, फॉर एग्जांपल पहले +2 हुआ फिर -1 हुआ फिर +3 हुआ फिर -1 हुआ, तो फाइनल क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1, 1 और 3 4, 4 में से 1 गया 3। ये है क्यूमुलेटिव। प्रदीप भाई समझ गए? तो राइज को फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, फॉल को निगेटिव कंसीडर कर लीजिए, और इस तरीके से क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल मतलब कर, अरे एवरेज नहीं, एवरेज नहीं, IRI वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बम्प इंडिकेटर आपको क्यूमुलेटिव मेजर देगा, IRI की वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है प्रदीप? अरे नहीं करती, जितना जरूरी है उतना ही तो समझो, क्यों गहराइयों में जा रहे हो? रतनदीप मत जाओ, जिस टॉपिक में जितनी गहराई तक जाना है मैं ले चलूंगा। वी स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं, वी हैव टू लिमिट अवर सेल्फ। डिस्कशन तो फिर बहुत होता रहेगा, बट ये भी हमें साथ साथ इंश्योर करना है कि क्या डिस्कशन रिलीवेंट है। तो if in the question they will provide you the value of IRI, then we can use this formula to find out the value of the bump indicator। अनइवननेस को आप मेजर कर सकते हैं, नहीं पता नहीं लगाएंगे। बम्प इंटीग्रेटर या इंडिकेटर दोनों बोल सकते हो, बम्प इंटीग्रेटर बोलते हैं जनरली, ठीक है। 1.12 है बेटा, होल टू द पावर 1.12। IRI का क्या यूज है? इस रफनेस इंडेक्स की हेल्प से आप बम्प इंडिकेटर मेजर कर सकते हैं। जैसे हाई स्पीड रोड्स जो होती हैं, हाई स्पीड रोड्स जो होती हैं उसमें बम्प इंडिकेटर की वैल्यू कम होगी, क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल की वैल्यू कम होगी। अगर किसी रोड में अनइवननेस ज्यादा है तो वहां पर स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अगर क्यूमुलेटिव राइज एंड फॉल कम है, दैट मींस रफनेस कम है, रफनेस कम है तो मूवमेंट में आपको कंफर्ट मिलने वाला है, हाई स्पीड से आप मूव कर पाएंगे, हाई स्पीड से आप मूव कर पाएंगे। चलें फिर आगे बातचीत कर लें इसी बात पे। अब आ जाओ सर, ये जो डिजाइनिंग हम करेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की हम डिजाइनिंग कर रहे हैं वो किस हिसाब से करेंगे? कहां गया यार वो? ये देखो, ये यहां कहां पहुंच गया?
तो दिस इज द कोड, याद करने मत बैठ जाना। दिस इज द कोड। क्या कोड है बेटा, देखो तो यहां पर एक कोड मैंने मेंशन किया है, IRC 73। IRC स्टैंड फॉर द इंडियन रोड कांग्रेस। 73 नंबर का कोड है ये कोड किन चीजों को डील करता है? दिस कोड डील्स विद द जियोमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर रूरल नॉन अर्बन हाईवे। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। हमें जो जियोमेट्रिक डिजाइन सीखनी है वो नॉन अर्बन रूरल हाईवेज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो वॉट एवर वी विल डिजाइन एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ IRC 73। क्लियर बेटा? तो इस तरीके के द इंडियन रोड कांग्रेस की तरफ से पब्लिश किए हुए आपके पास गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, मिल जाएगा इजिली आपको। बट डू नॉट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। ऐसे बहुत सारे कोड हैं अलग अलग चीजों की डिजाइनिंग के लिए। और यहीं पे जो आपने बोला था टोपोग्राफी, जो आपने डिस्कस किया था टोपोग्राफी, जहां पर आपने बोला था कि अगर स्लोप लेस देन 10% है तो प्लेन टेरेन होगा, स्लोप अगर 10 से 25% है तो रोलिंग टेरेन होगा, स्लोप अगर 25 से 60% है तो माउंटेनियस टेरेन होगा, स्लोप अगर ग्रेटर देन 60% है तो हिली टेरेन होगा। देखो हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया है, तो ये कोड है पूरा, सब कुछ दिया हुआ है। क्या है? इंट्रोडक्शन, स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन अर्बन रोड, टेरेन क्लासिफिकेशन, डिजाइन स्पीड, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, डिजाइन ट्रैफिक एंड कैपेसिटी, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस। दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। दिख रहा है? बोलो बेटा। विजिबल है सभी को? तो सारी की सारी गाइडलाइंस यहां पर है। ये देखो टेरेन क्लासिफिकेशन अभी आपने देखा था। चलो पेज नंबर 3 पे, इस कोड के पेज नंबर 3 पे, तो लिस्ट ऑफ टेबल, कौन कौन सी टेबल इसमें दी गई हैं, फिगर कौन कौन से हैं, प्लेट्स कौन कौन से हैं, सब जानकारी गिवन है। आ जाओ, किन किन महान लोगों का इसमें योगदान है। तो कभी भी IRC की बातों में डाउट मत करना, ये पहले बता दे रहे हैं। आपके लिए जब जब कठिनाई आएगी तो आपके लिए मसीहा बन के कौन आएगा? IRC। तो IRC की किसी भी गाइडलाइन को हमें डाउट नहीं करना है और IRC की हर गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्यों? देखो किन महान लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। मेंबर्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड कमेटी, एक बार जरा पढ़ के देखो। तो इसके चेयरमैन है JS मौर्य सर, डायरेक्टर जनरल रोड डेवलपमेंट एंड एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड जो पर्सन है चीफ इंजीनियर रोड्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। थर्ड पर्सन जो है डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर, एंड सो ऑन। तो इतने लोगों के थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये गाइडलाइंस आपके लिए सेट की गई हैं। तो अभी हम इस लेवल पे इन गाइडलाइंस को चैलेंज नहीं करने बैठे हैं, पहले बता दे रहे हैं। दिमाग में आता है ना क्यों क्यों क्यों, तो जितने क्यों का जवाब है वो मिलेगा आपको। अब कुछ क्यों का जवाब नहीं होता है, कुछ क्यों का जवाब नहीं होता है। अब मुझसे कोई पूछ रहा तुम्हारा नाम क्षितिज है क्यों, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। समझ रहे हो? आई कैन नॉट एक्सप्लेन, यस और नो। तुम्हारा बर्थ कानपुर में ही क्यों हुआ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हुआ तो हुआ, अब क्या करें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनके प्रैक्टिकल नॉलेज और साथ साथ जो एकेडमिक नॉलेज, इसमें बहुत सारे लोग एकेडमिक बैकग्राउंड से भी मिलेंगे आपको। ये तो केवल बताने के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने बोल दिया। तो फील्ड के भी लोग हैं, एकेडमिक लोग भी हैं। लगभग इसमें देख पा रहे हैं 36 लोग हैं जो इस मेंबर
इस कमेटी में थे जब ये स्पेसिफिकेशन सेट की गई। कोई बात नहीं, ये याद भी नहीं करना है। राहुल क्लियरली नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। सुनाई क्लियरली पड़ रहा है? जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यहां पर नाम लिखा हुआ है इन मेंबर्स का और यहां पर डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान कर दी हैं। आगे आओ, आगे आओ। तो देखो, आपने रोड का टेरेन का क्लासिफिकेशन किया था, पहली ही टेबल है, पहली ही टेबल है। बड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे हो भी जाओ। अरे नहीं, नहीं नहीं, अरे गुस्सा हो गया। लो, अरे भाई मान जाओ। नहीं नहीं, कर दिया नाराज, मिल गई खुशी। खुश हो अब? अरे गुस्सा नहीं होते, सही हो जाओ। शाबाश, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे बहुत। ये देखो, ये देखो। हम्म, अरे नाराज हो जाता है वो, क्या करे। अच्छा बच्चा है, मान गया। हाँ, ठीक है। तो देखो, दिस इज द टेरेन क्लासिफिकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी, नहीं मानेगा आज ये। दिस इज द टेरेन क्लासिफिकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर स्लोप जो है 0 से 10% प्लेन टेरेन, अगर जो स्लोप है 10 से 25% रोलिंग टेरेन, स्लोप 25 से 60% माउंटेनियस टेरेन, स्लोप ग्रेटर देन 60% स्टीप टेरेन। स्टीप टेरेन पढ़ा था सवेरे, पढ़ा था सुबह, चलो समझ में आ गया। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की। तो एक एक करके मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिखा दिया है, जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो सब बता दूंगा। जैसे नेशनल हाईवे के लिए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में डेप्थ क्या होती, थिकनेस क्या होती है, सब कुछ दिया हुआ है। अब इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। इसमें सारे सारे एलिमेंट्स की बात दी गई है। इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए आपके सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात की गई है। अब ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको पूरा कोड दिखा दिया, भेज भी दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, सब कुछ इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हमें जो 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं जियोमेट्री डिजाइन में, वो सारा का सारा डिस्कशन इसी कोड से होने वाला है। ठीक है, आओ जरा तो थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर। तो जरा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट अब शुरू करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट अब शुरू करते हैं। जरा कहाँ गया? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द, सर एग्जाम में क्यों नहीं कोड ले जाने देते जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ले जाने देते हैं? क्या पूछना चाह रहे हो? क्योंकि कोड की जरूरत नहीं है। गेट में जितना भी डेटा आपको सवाल सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि वो कोडल प्रोविजन है, तो वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के साथ प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो यही हमारा सिलेबस भी है बेटा, यही हमारा सिलेबस भी है निशिकांत। हमारा सिलेबस ही बोल रहा है कि हमें रूरल हाईवे की डिजाइनिंग समझनी है अभी। चलें आगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कैम्बर। कैम्बर क्या होता है? इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड, सुनो यहां ध्यान से, इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड
बिटवीन द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड, बिटवीन द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड। क्यों? ये जो स्लोप आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज ऑन द रोड। तो जो भी पानी आएगा रोड पे, उस पानी को प्रॉपरली ड्रेन ऑफ करने के लिए एक स्लोप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां पर स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं? क्राउन और एजेस के बीच में। सर एक क्राउन क्या होता है और एजेस क्या होता है, हमें समझाइए, तो रियल में समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, देखो, फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, जरा ध्यान से देखना मेरे लाल। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द एज, एक ये रोड की एज है H1, एंड दिस इज द रोड अनदर एज, दिस इज गोइंग टू बी द एज 2। क्या हम इसको H1 और H2 बोल सकते? इनर एज और आउटर एज बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलेंगे। कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज, दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड? ठीक है। जो रोड का सेंट्रल पोर्शन, आप तो क्रॉस सेक्शन लेके बैठे हो ना, आप तो क्रॉस सेक्शन लेके बैठे हो ना, तो मेरे लाल जब तुम क्रॉस सेक्शन लोगे, सेंट्रल पोर्शन आपको थोड़ा सा एलिवेटेड दिखेगा। रोड का जो हाईएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते क्राउन, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते क्राउन। तो एजेस के रिस्पेक्ट में सेंट्रल वाला पोर्शन जो होगा वो एलिवेटेड होगा। ये जो तुमने स्लोप प्रोवाइड किया है, इसी को बोलते कैम्बर, इसी को बोलते कैम्बर। क्या ये चीज हम यहां पर भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते। देखो, तो यहां कहीं कैम्बर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो दिस इज द टॉप एलिवेटेड पोर्शन, जिसको आप बोलते क्राउन। इसको प्रोवाइड करने से फायदा क्या हुआ? इसको प्रोवाइड करने से मेरे लाल फायदा ये हुआ कि अब जब टिप टिप बरसा पानी होगा ना, ये टिप टिप बरसा पानी ये किनारे आ जाएगा। समझ रहे हो? और तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूं, पानी रोड के लिए क्या है? पानी रोड के लिए क्या है? पानी रोड के लिए क्या है? जहर। तो हमारी सिर्फ इतनी इच्छा है कि पानी जो आए उसको जल्दी से जल्दी यहां से गायब कर दो। अगर साइड में नहीं ले जाओगे, धीमे धीमे पहुंच जाएगा नीचे, और नीचे वाली सॉइल को हिला देगा ये, और सॉइल अगर हिल गई तो रोड हिल जाएगी। प्रभु राजीव जी थोड़ा सा रुकेंगे? कितने एंगल पे होगा, कितने डिग्री पे होगा, पहले खत्म तो कर लेने दो मुझे। पहले खत्म, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको तो सीख लो मालिक। हाँ, तो जिस समय डिस्कशन चला करे उस समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कितने डिग्री पे होगा, कितने एंगल पे होगा, कहां होगा, क्यों होगा, सब बताने के लिए ही आए हैं। आगे पीछे नहीं भागना, साथ साथ डिस्कशन को एंजॉय करना है। ठीक है? तो एंगल तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें स्लोप पता होगा। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि स्लोप होता है, कितना होता है ये थोड़ा बताया है। एक बार अगर आपको ये भैया, अरे मेरे लाल, ये अगर एक बार आपको पता चल, ये अगर आपको एक बार पता चल गया कि सेंट्रल हाइट h कितनी है, ये रोड की विड्थ हो जाएगी W, और एक बार अगर मैं जान जाऊंगा कि कितना स्लोप हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1/n का, तो थीटा वीटा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलो। तो थीटा कैलकुलेट कर लेंगे राजीव साहब? थोड़ा धैर्य रख लेते हैं फिर थोड़ी देर। तो पहला सवाल जो बेहतरीन तरीके से कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कैम्बर, और व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द कैम्बर ऑन द रोड, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द कैम्बर ऑन द रोड टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज ऑन द रोड।
To ensure the proper drainage on the road, we are providing the camber. It is the cross slope provided in between the edges and the crown of the road. इस स्लोप में हम करते क्या है, रोड के सेंट्रल वाले पोर्शन को एलिवेटेड कर देते हैं एज कंपेयर टू द एजेस, जिसकी वजह से जब कर्व पे सुपर एलिवेशन होता है तो फिर कैम्बर क्यों रहता है। हम जानते नहीं सुपर एलिवेशन क्या होता है। हमने, बाकी लोग बताओ जरा, एक बार बताया कि हमने सुपर एलिवेशन बोला क्या? हमने गलती से भी अभी तक सुपर एलिवेशन बोला है क्या? एक बार बताना जरा बाकी लोग। तो आज नहीं पढ़ के आए हैं, क्षमा चाहेंगे तुमसे जिसका भी डाउट था। आज नहीं पढ़ के आए, कल पढ़ के आएंगे तो पक्का बताएंगे, ठीक है? और चीटिंग मत किया करो यार। जब आज हम पढ़ा रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, अब तुम पता नहीं कौन कौन सी कठिन कठिन बातें पूछ रहे हो, सुपर एलिवेशन और ये एलिवेशन, नहीं पता भाई। है? हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? ये तो चीटिंग है ना। टॉपिक तुमको बता दिया था, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पढ़ाएंगे, हेडिंग बड़ी बड़ी लिखी हुई है, प्लानर में लिखा हुआ है, तुमने देख भी लिया। तो हम भी तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ही तो पढ़ के आए हैं। हम भी तो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ही आज पढ़ के आए हैं, अब तुम पूछ रहे हो सुपर एलिवेशन। ये भाई ये नहीं चलेगा यार, ऐसे परेशान करोगे। बोलो। तो जब कभी भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो करेंगे बेटा, सब बातें करेंगे। तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं उससे ज्यादा बातें करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ऐसी बातें सीरियस मत लेना, पढ़ के तो मैं सब आता हूं। सुपर एलिवेशन होता क्या है, प्लेन टेरेन के लिए क्या होता है, रोलिंग टेरेन के लिए क्या होता है, हिली टेरेन विद स्नो, हिली टेरेन विदाउट स्नो, डिजाइन सुपर एलिवेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन के डिजाइन स्टेप्स क्या होते हैं, सब आता है। बट अभी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब एक बार बोल दिया कि चीजों को बेसिक से लेके चल रहे हैं तो फिर एंजॉय करो। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, ई इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, सब पता है, सब आज ही बता दें। बोलो, कर लो, चेक कर लो, तुम आज चेक कर लो, पूछो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितने भी लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस, ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस, थोड़ा सा अलाइंड रहेंगे आप लोग तो आपकी समझदारी बेहतर हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। आपको समझने में चीजें अच्छी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, बस इतना है, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से, ठीक है? तो फॉलो द प्रोसेस। अरे कोई बात नहीं, बताना पड़ता है कभी कभी, ऐसा थोड़ा बच्चा परेशान, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, उसके मन में डाउट आया, उसने पहले पढ़ रखा है तो बोल दिया उसने, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा, बट हम लोगों ने एक लेवल सेट कर रखा है, हम लोगों ने एक लेवल सेट करा कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो कई बार हमें अगर पता भी है तो थोड़ा सा अरमानों को दबा के रखना, हल्का सा बस, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? चलें आगे बातचीत करें, चलें आगे बातचीत करें। तो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कैम्बर होता क्या है और कैम्बर प्रोवाइड क्यों करते हैं। अब आता है असली गेम। अब असली गेम क्या आता है बेटा, कि सर ये कैम्बर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी कौन कौन सी शेप हो सकती हैं। तो कैम्बर क्या है? कैम्बर क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू राइज द मिडल ऑफ द रोड सरफेस in the transverse direction to drain the rain water from the road surface. Central height will remain same
फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द कैम्बर, और कैम्बर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 in n के फॉर्म में। कैम्बर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 in n के फॉर्म में। अब देखो तीन तीन शेप्स अवेलेबल हैं, तीन शेप्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सेंट्रल हाइट को राइज कर सकते हैं। तीनों शेप में h की वैल्यू सेम है, तीनों शेप में सेंट्रल हाइट सेम है। तीन शेप कौन कौन सी हैं? पहला आपने इस तरीके से रोड को कंस्ट्रक्ट किया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट कैम्बर, इसको बोलते हैं स्ट्रेट कैम्बर। यहां पर अगर बात करें तो इसी राइज, इतना ही राइज आप कर सकते हैं पैराबोलिक शेप में, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर, इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप ऑफ कैम्बर। और तीसरा तरीका क्या है? इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर। तो स्ट्रेट कैम्बर भी देखने को मिलेगा और पैराबोलिक शेप भी मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। तो साइड में अगर आप बात करोगे, एजेस में आप बात करोगे तो ये स्ट्रेट होगा, और सेंटर वाले पोर्शन में बात करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कैम्बर, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कैम्बर। तीनों ही शेप में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल हाइट है बेटा वो सब में सेम है, सेंट्रल हाइट जो है वो सब में सेम है। सर जब सेंट्रल हाइट सेम, पहली बात तो डायग्राम स्केल पे नहीं है, ये इतनी ज्यादा हाइट नहीं होती है, बहुत कम हाइट होती है। जैसे जैसे जिस भी रूम पे आप बैठे हुए हो, जमीन को देखो, फर्श को देखो, फ्लोर को देखो, क्या वहां पर कोई स्लोप आपको दिख रहा है? ऐसे देखो, कोई स्लोप दिख रहा है आपको कि एकदम से बहुत तगड़ी सी ढाल हो? दिख रहा है क्या? तो नॉर्मली नहीं दिखेगा, लेकिन क्या उस रूम पे स्लोप है या नहीं है? बिल्कुल है। कहां कैसा स्लोप है अभी पता चल जाएगा। जहां बैठे हो वहां से पानी की बोतल खोलो और फैला दो, थोड़ा सा पानी आप देखो फैलाओ, थोड़ा सा पानी आप डालो फ्लोर में, पानी धीरे 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 किसी तरफ एक तरफ निकल लेगा। भैया वो पानी स्लोप की वजह से ही तो मूव कर रहा है, लेकिन वो स्लोप तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि वो स्लोप बहुत कम है, क्योंकि वो स्लोप बहुत कम है। लेकिन अगर उतना स्लोप मैं बोर्ड में बनाऊंगा तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो फील कराने के लिए, विजुलाइज कराने के लिए इतनी हाइट बना दी, बहुत ज्यादा हाइट होती नहीं है। अरे पानी को ही दाएं बाएं भेजना है, पहाड़ थोड़ा बना देंगे उसके लिए। माइनर स्लोप भी होगा तो पानी फ्लो कर जाएगा। बात समझ गए हो? बोलो हाँ समझ गए। तो सर एक बात बताइए, मुझे समझ में एक बात नहीं आई कि जब सर सब जगह जब इसकी हाइट सेम है तो फिर ये अलग अलग शेप की जरूरत क्यों पड़ गई? तो फिर सर ये अलग अलग स्लोप की, अलग अलग शेप की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी बताते हैं। जैसे अलग अलग कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रोड बेटा मैंने आपको दिखाई, इस रोड पे कि हर तरीके के व्हीकल होंगे। हर तरीके के व्हीकल का मतलब क्या है? कुछ हमारे फास्ट मूविंग व्हीकल होंगे और कुछ स्लो मूविंग व्हीकल भी होंगे। कुछ ज्यादा स्पीड से मूव करने वाले लोग भी होंगे, कुछ कम स्पीड से भी मूव करने वाले लोग होंगे। अब जैसे भाई साहब हैं, देखो ये लगभग लगभग बीच के वाले पोर्शन पे चल रहे हैं। मान लो ये रोड टू वे है, मान लो ये रोड टू वे है, तो यहां से कोई व्हीकल आ सकता है कि नहीं? अगर ये रोड टू वे है तो यहां से व्हीकल आएगा, और जब ये व्हीकल आएगा तो भाई साहब गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बोलो। तो इनको तमीज से अपनी लेन में वापस आना पड़ेगा, इनको तमीज से अपनी लेन पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपनी लेन पे आ रहा है, नहीं वापस जाएंगे निपटा देगा इनको। भैया तुम रॉन्ग साइड चल रहे हो, उसकी क्या गलती है? तुम नजारे देखते हुए रॉन्ग साइड चल रहे हो, उसकी क्या गलती है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फास्ट मूविंग व्हीकल को, अभी आगे चलकर हम लोग बात करेंगे ओवरटेकिंग की आज, तो ओवरटेक करते समय भी
हमारे व्हीकल को लेन चेंज करनी पड़ती है। वो अपनी लेन से दूसरी लेन पे जाएगा, दूसरे लेन से अपने लेन पे वापस आएगा। यस और नो? और तुम्हें नहीं लगता अगर तुमने बीच वाला पोर्शन तान रखा ऐसा ऐसा, तो जब व्हीकल बेटा लेन को चेंज करेगा तो उसको दिक्कत होगी। जब व्हीकल, अगर आपने स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रखा है तो व्हीकल को ये सेंट्रल वाला जो पोर्शन है ये रोड का स्मूथ नहीं मिलेगा, व्हीकल को लेन चेंज करते समय दिक्कत होगी। और जो लेन चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है जनरली वो फास्ट मूविंग व्हीकल की होती है। अरे स्किड नहीं करेगा, फंस जाएगा। स्किड कहां से आ गया? आर्यन, अगर ये रोड इस तरीके की यहां पर आपने बना रखी है, ये देखो, तो व्हीकल को ये लेन चेंज करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं उनको लेन चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी चाहत ये होती है कि रोड का सेंट्रल वाला पोर्शन जो हो वो स्मूथ हो। अब बेटा उस व्हीकल की बात करो जो बेचारा धीमे धीमे चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, धीमे धीमे अपना किनारे चलता चला जा रहा है। अब धीमे चलेगा तो बीच में तो चलेगा नहीं। स्लो मूविंग व्हीकल कहां पर चलते? किनारे पे चलते हैं। अब किनारे पे तुमने क्या कर रखा है? किनारे पे तुमने स्लोप इतना ज्यादा प्रोवाइड कर दिया अगर, तो ये बेचारा व्हीकल, इसको अलग डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। अगर एजेस पे स्लोप ज्यादा है तो व्हीकल को अलग उलझन हो रही है, कहीं हम पलट ना जाएं। तो जो हमारा व्हीकल है, जो हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है, वो चाहता है कि एजेस पे स्लोप कम हो। तुम स्लोप कम ज्यादा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम सेंट्रल हाइट से कोई छेड़खानी नहीं करोगे। कोई भी शेप तुम प्रोवाइड करो, सेंट्रल हाइट हमेशा एच ही रहेगी। सेंट्रल हाइट हमेशा एच ही रहेगी मेरे लाल। तो सबकी अपनी अपनी सुटेबिलिटी है। जरा ध्यान से देखो तुम, अगर इसी में तुम्हें समझाने के लिए मैं एक स्ट्रेट कैम्बर बना दूं तो जरा देखो। अगर मैं बात करूं एजेस पे, तो एजेस पे फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है और ये एंगल तुम्हें दिख रहा है जो कि अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। क्या मैं बोल सकता हूं थीटा इज लेस देन अल्फा? क्या मैं बोल सकता हूं थीटा इज लेस देन अल्फा? यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं बेटा थीटा इज लेस देन अल्फा? मतलब साइड वाले जो स्लो मूविंग व्हीकल हैं वो चाहते हैं साइड स्लोप कम हो, जो फास्ट मूविंग व्हीकल हैं वो चाहते हैं कि सेंट्रल वाला पोर्शन स्मूथ हो। तुम्हें नहीं लगता है ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी मिक्स्ड शेप में पूरी हो रही हैं? ध्यान से देखो। तो ये कैम्बर सुटेबल होगा फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल, ये इंडिविजुअल पैराबोलिक कैम्बर सुटेबल होगा फॉर द फास्ट मूविंग ट्रैफिक, और ये कैम्बर सुटेबल होगा फॉर द मिक्स ट्रैफिक। और जनरली आपका जो ट्रैफिक होता है वो मिक्स ट्रैफिक होता है। जनरली जो आपका ट्रैफिक होता है वो मिक्स ट्रैफिक होता है। बताओ, कोई दर्द, कोई गिला, कोई सिकवा, कोई नाराजगी? अब तक कैम्बर में जो जो बताया है, कोई तकलीफ हो तो बता दो। बहुत बढ़िया, आओ आगे खेलें। आगे क्या खेलें? तो सब वही दिखाया हुआ है। तो भैया विड्थ ऑफ रोड है, तो जैसे मैंने बोला दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर। ये बेटा पैराबोलिक कैम्बर की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2x² अपॉन एन डब्ल्यू, वेयर 1 अपॉन n इज द कैम्बर, वेयर 1 अपॉन n इज द कैम्बर, w इज द विड्थ ऑफ द रोड, इज द कैम्बर सेंट्रल हाइट सेम थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल रोड। बिल्कुल, हाँ क्यों? सेंट्रल हाइट तो हम सेम रखेंगे ही ना।
central height will be same in all the shapes. Central height will same in the all the shapes. So बेटा मेरा पॉइंट ये था कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर. तो अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल ये कैम्बर कहीं मैंने प्रोवाइड किया 2%, तो क्या इस कैम्बर को हम 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर मैं कहीं कैम्बर प्रोवाइड कर रहा हूं 2%, तो मुझे ये बता दो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर क्या होगी. इफ द प्रोवाइडेड कैम्बर इज, और मान लो विड्थ ऑफ रोड जो है वो 7 मीटर है. कैसे आएगी ये भी पता चल जाएगा. विड्थ ऑफ रोड जो है, मान लो रोड की विड्थ जो है वो 7 मीटर है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर? व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर? अरे कुछ नहीं करना, तो y इज इक्वल टू 2x². 2% का मतलब हो गया 1/50. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/n. 2x² अपॉन nw, तो 50 इंटू 7. तो y इज इक्वल टू x² अपॉन कितना आ जाएगा? 175 आ रहा है क्या? दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर. y इज इक्वल टू x² अपॉन 175. अगर आप 2% कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप 2% कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं. क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देना. चलिए कुछ और बातें करते हैं. तो शेप्स ऑफ कैम्बर की हम लोगों ने बात कर ली, स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और मिक्स्ड कैम्बर, और इनकी सुटेबिलिटी की भी बात कर ली. ये सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया. 2x² अपॉन nw. कैम्बर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो है 2%, तो ये हो गया 2/100. ये हो गया 1/50. ये हो गया 1/n के बराबर. w दे रखा गया 7 मीटर, तो y इज इक्वल टू 2x² अपॉन n 50 इंटू 7. दिस इज गोइंग टू बी x² अपॉन 175. So this is going to be the equation of the parabolic camber. This is going to be the equation of the parabolic camber. अच्छा, कुछ बातें और करते हैं, कुछ बातें और करते हैं. सर कैम्बर आपने प्रोवाइड क्यों किया? कैम्बर आपने प्रोवाइड क्यों किया? ताकि आप रोड पे ड्रेनेज को इंश्योर कर पाए, ताकि आप रोड पे ड्रेनेज को इंश्योर कर पाए, इसीलिए तो आपने कैम्बर प्रोवाइड किया है. हाँ बिल्कुल सही बात है. सर तो ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड कर दीजिए ना. सर ये ज्यादा स्लोप अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो पानी और जल्दी निकल जाएगा. ड्रेनेज को कम करने के लिए, अरे ड्रेनेज को ज्यादा करने के लिए राजीव मेरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? कैम्बर हम लोगों ने प्रोवाइड किया ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रेनेज कर पाए हम लोग. तो एक काम करते हैं, जो अभी अगर फॉर एग्जांपल आपने ये स्लोप प्रोवाइड किया था, ये मान लो h1 प्रोवाइड किया था, अगर हम ज्यादा हाइट प्रोवाइड कर दें तो पानी तो और जल्दी भागेगा ना, और अच्छा ड्रेनेज हो पाएगा ना, अगर हम ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड कर देंगे तो. दो बातें, अगर आप ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करोगे तो बिल्कुल आपके यूजर को डिस्कंफर्ट होगा. सर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट अगर रास्ते में होता है तो सर कैम्बर सेंट्रल हाइट. बेटा अभी केवल कैम्बर की बात कर रहे हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कर्व में कैम्बर कैसे प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल कर्व में कैसे कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे. अभी तो पहले कैम्बर तो समझ लें. दत्ता साहब, ठीक है? तो पहला तो अगर हम एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं
तो एक तो दिक्कत ये है कि हमारे यूजर को होगा डिस्कंफर्ट। तो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग दोनों ही व्हीकल को बेटा होने वाला डिस्कंफर्ट इफ वी आर प्रोवाइडिंग द एक्सेसिव कैम्बर। अगर हम एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो। और कोई दिक्कत है क्या? और कोई दिक्कत है क्या? और कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कैम्बर आपने प्रोवाइड किया था ताकि पानी निकल जाए। रोड पे पानी क्यों निकालना चाह रहे थे आप? ताकि रोड की पेवमेंट जो है वो खराब ना हो, क्योंकि अगर रोड पर पानी जमा रहता तो क्या होता, वो रोड की सरफेस को खराब कर देता। पानी को आपने इसलिए हटाया था ताकि वो रोड की सरफेस को खराब ना करे। लेकिन बेटा जब आप ये कैम्बर ज्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो पानी की स्पीड जो होगी वो इस स्लोप की वजह से इंक्रीज कर जाएगी। पानी की जो स्पीड होगी वो इस ज्यादा स्लोप की वजह से। अरे एक्सेसिव कैम्बर मीन कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप कैम्बर प्रोवाइड करो तो क्या क्या होगा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं अभय साहब। एक्सेसिव मतलब ज्यादा, कोई चीज एक्सेस में है इसका मतलब क्या है? ज्यादा। तो अगर हम ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं, ज्यादा स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में क्या होगा बेटा? तो जब पानी की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ये तुम्हारी सरफेस है, इस सरफेस में क्या था? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सब मटेरियल भरे हुए थे। इसमें क्या था? इन सबको होल्ड करने का काम आपने दे रखा था बाइंडर को। अंदर तो रोड ऐसे ही, पेमेंट तो ऐसे ही बनी होगी, यस और नो? तो बेटा जब ये पानी बहुत तेजी से भागेगा तो अपने साथ इस वाले बिटुमिन को भी ले चलेगा। कहेगा चलो तुम भी चलो, कहेगा बिटुमिन से, कहेगा तुम भी चलो। और बेटा जब विटामिन चला जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता अब ये सब मटेरियल हैं, इनका किसी का खौफ नहीं बचा है? ये जो जितने भी बाकी मटेरियल है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, अब ये आजाद हो गए हैं, अब इन पे कोई रोक टोक नहीं है। तो आज विटामिन चला गया है, कल कोर्स एग्रीगेट चला जाएगा, परसों फाइन एग्रीगेट चला जाएगा। तुम्हें नहीं लगता है देखते ही देखते यहां के हालात भी बदल जाएंगे और जज्बात भी बदल जाएंगे? जब यहां का सब मटेरियल ही चला गया तो बचेगा क्या? कहां बफरिंग हो रही, कहां हो रही है? जबरदस्ती बस आए क्लास में बफरिंग। हाँ, कहां बफरिंग चल रही बताओ हमें। एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? सो बेटा एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड करने के नुकसान हो गए, जिसलिए कैम्बर प्रोवाइड किया था कि रोड ना खराब हो। कैम्बर अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो कैम्बर की वजह से रोड खराब हो गई, कैम्बर की वजह से ही रोड खराब हो गई मेरे लाल, कैम्बर की वजह से ही रोड खराब हो गई। दैट्स वाई वी विल नॉट प्रोवाइड द एक्सेसिव कैम्बर। कभी भी कैम्बर ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे, स्लोप ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे इन द केस ऑफ रोड। ये बात भी क्लियर है? तो सर एक अब हमसे नहीं हो पा रहा है, ये कम ज्यादा कितना करें, क्या करें, हम कितना प्रोवाइड कर दें फिर? अगर कम प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा। अरे भैया कंक्रीट की रोड है तो उसमें भी तो सीमेंट को बहा ले जाएगा। यस और नो? है ना? तो कम अगर प्रोवाइड कर दीजिए, मान लीजिए हाइट आपने बहुत कम प्रोवाइड कर दी, तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है। अब यहां पर प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं हो पा रहा है। अब होगा हम कंफ्यूज आ गए हैं सर।
कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिक्कत, ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिक्कत। करें तो करें क्या, करें तो करें क्या? तुमने कहा हम बहुत परेशान है। जैसे ही तुम परेशान हुए, किसके पास तुम पहुंचे? कोर्ट के पास। तुमने कहा आईआरसी से कि मेरी मदद करिए, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, क्या परेशानी है? तो आपने कहा मुझे बताइए कैम्बर कितना प्रोवाइड करें। तो उन्होंने बोला एक काम करो, कैम्बर प्रोवाइड करते समय दो बातों का ध्यान रखो। पहली बात तो ये कि रोड कैसी है। हर रोड के लिए सेम कैम्बर तो होगा नहीं, हर रोड के लिए सेम कैम्बर तो होगा नहीं। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि बेटा एक काम करो, ये भी देख लो कि रेनफॉल कैसी है, जहां पर भी आप कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर रेनफॉल कैसी है। रेनफॉल हैवी है कि रेनफॉल लाइट है? रेनफॉल हैवी है या रेनफॉल लाइट है? और साथ साथ टाइप ऑफ रोड क्या है? तो सीसी रोड बोल दो, या इसी को बोलते हैं थिक बिटुमिनस रोड, या इसी को बोलते हैं थिक बिटुमिनस रोड। फिर हो गई थिन बिटुमिनस रोड, वाटर बाउंड मैकेडम और अर्थन रोड। मैकेडम रोड और ये अर्थन रोड, कच्ची सड़क, मिट्टी की सड़क। तो अगर हैवी रेनफॉल एरिया है और सीसी की रोड या थिक बिटुमिनस रोड बना रहे हो, इतना कैम्बर प्रोवाइड कर दो। तो दीज आर द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर एज पर आईआरसी। दीज आर द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर एज पर आईआरसी। आईआरसी के हिसाब से आपकी ये रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर है। सीसी रोड का मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, ठीक है। थिक बिटुमिनस रोड, जहां पर बिटुमिनस की थिक लेयर है। दूसरा थिन बिटुमिनस रोड, WBM का फुल फॉर्म होता है वाटर बाउंड मैकेडम, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मैकेडम रोड। देन वाई वी टेक बिटुमिनस, अरे दो अलग अलग रोड है मेरे लाल मकबूल भाई, दो अलग अलग रोड हैं। सीसी रोड के लिए भी रिकमेंडेशन ये है और थिक बिटुमिनस रोड के लिए भी यही रिकमेंडेशन है। क्लियर है? अर्थन रोड, तो अगर हैवी रेनफॉल एरिया है, सीसी रोड बना रहे हो या फिर थिक बिटुमिनस रोड बना रहे हो, तो 2% कैम्बर प्रोवाइड कर दो। अगर लाइट, अब उधर टेबल में नहीं देखना है, अगर लाइट रेनफॉल एरिया है तो 1.7% कैम्बर प्रोवाइड कर लीजिए। अगर थिन बिटुमिनस रोड और हैवी रेनफॉल एरिया है तो 2.5% कैम्बर प्रोवाइड करिए। लाइट रेनफॉल एरिया के लिए 2% कैम्बर प्रोवाइड करिए। अगर मैकेडम रोड की बात करें हैवी रेनफॉल एरिया में तो 3% कैम्बर प्रोवाइड करिए। ऑल दी वैल्यू आर गिवन टू इन फ्रंट ऑफ यू। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए। सवाल आता है डायरेक्टली, सवाल आता है वाटर बाउंड मैकेडम, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रोड होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, जो कि हमारा सिलेबस का डिस्कशन नहीं होने वाला है, तो अलग से डिस्कस कर लेंगे मैकेडम रोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पेमेंट है, टाइप ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो दीज आर द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर दैट यू शुड नो। These are the recommended value of the camber that you should know as per the IRC। यहां से डायरेक्टली सवाल आता है, गेट में सवाल पूछा गया है, गेट में सवाल पूछा गया है, गेट में सवाल पूछा गया है। सुनोगे सवाल, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर एज पर द IRC फॉर द CC रोड इन द हैवी रेनफॉल एरिया। आंसर बताओ जल्दी से, गेट में सवाल पूछा गया, आंसर बताइए। व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर एज पर द IRC फॉर द CC रोड इन द हैवी रेनफॉल एरिया। अगला सवाल, ESC का सवाल बता रहा हूं। व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर फॉर द थिन बिटुमिनस रोड इन द हैवी रेनफॉल एरिया।
ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का सवाल है। व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर फॉर द थिन बिटुमिनस रोड इन द हैवी रेनफॉल एरिया? तो टेबल से ऐसे सवाल आते हैं। गेट में कैम्बर से रिलेटेड अब तक 3 सवाल आए। एक बार उन्होंने पूछा कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर, बता पाओगे? कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द कैम्बर ऑन द रोड? Why we are providing the camber on the road? To ensure the proper drainage. Camber is the cross slope provided in between. दूसरा सवाल, camber is the cross slope provided in between edges and the crown of the road. Edges and the crown of the road. पूरे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था दैट वाज द कैम्बर, जिसके बारे में आई थिंक हम लोगों ने सफिशिएंट बातचीत कर ली है। कैसे सवाल अब तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्या क्या डिस्कशन और हो सकता था, वेरियस शेप्स ऑफ द कैम्बर, इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर, सुटेबिलिटी ऑफ द कैम्बर, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि चैट बॉक्स को लाल करने का समय आ गया है? अच्छा, ये आजकल बहुत चल रहा है। नहीं भैया, चले आगे। चले आगे। ठीक है। अरे अब खाना वाना मैनेज कर लिया करो यार, आपसे कैसी बातें कर रहे हो? खाना वाना सब मैनेज करो। अब पढ़ाई भी करनी, रैंक भी लानी है, हाँ? और मैनेज भी कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं भी तो आपके साथ सुबह से क्लास ले रहा हूँ। आप तो बैठ के क्लास ले रहे हो, मैं तो खड़े होके क्लास ले रहा हूँ। क्यों भाई? जितना ब्रेक आपको मिल रहा है उतना ही ब्रेक मुझे भी मिल रहा है, तो मैं भी तो मैनेज कर रहा हूँ ना। क्यों भाई? उसी में अपन ब्रेकफास्ट भी करेंगे, उसी में अपन लंच भी करेंगे, तो थोड़ा आप भी मैनेज करिए। थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा जीवन में। हम्म? थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। चलिए। ठीक है। चलिए अगला डिस्कशन करते हैं। आइए भैया, एक रोड को जब आप क्रॉस सेक्शन ले रहे थे तो कुछ और भी तो दिखेगा, कुछ और भी तो दिखेगा। हाँ, आपने देखा होगा कि रोड में एक स्मॉल हाइट की बाउंड्री होती है जहां पर व्हीकल मूव करते हैं, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं शोल्डर। अभी बात करेंगे, इसको बोलते हैं शोल्डर। तो शोल्डर और रोड के पेमेंट, इसको बोलते हैं टेक्निकली कैरिज वे, इसके बीच में ये स्मॉल हाइट की बाउंड्री होती है। देखा है? इस स्मॉल हाइट की बाउंड्री को बेटा बोलते हैं कर्व। इस स्मॉल हाइट की बाउंड्री को बेटा हम लोग बोलते हैं कर्व। तो कर्व इज द स्मॉल हाइट बाउंड्री प्रोवाइडेड बिटवीन द कैरिज वे एंड द शोल्डर। कैरिज वे एंड द शोल्डर क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो, शोल्डर ये वाली जो जगह है, इसमें बेसिकली पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोग होते हैं। ठीक है। डिवाइडर और कर्व सेम है? नहीं भैया, नहीं सेम नहीं है।
बिल्कुल। तो पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट को और व्हीकल के मूवमेंट को सेपरेट करने के लिए आप ये स्मॉल हाइट की बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी ये जो वाला स्पेस होता है इसको हम प्रोवाइड करते हैं एज ए इमरजेंसी पार्किंग। जो शोल्डर रोड के एजेस के बाद जो कैरिज और शोल्डर क्या है सर? अरे बता रहे, रुको तो सुनो तो। कैरिज वे वो जगह है जहां पर एक्चुअल में आपका ट्रैफिक मूव करेगा। तो ये जो काला काला पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज द कैरिज वे, इसको बोलते कैरिज वे। जो मेन आपका कैरिज वे है उसके अगल बगल थोड़ी थोड़ी जगह होती है जिसको बोलते हैं शोल्डर, जिसको बोलते हैं शोल्डर, जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं फुटपाथ, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं फुटपाथ। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा, अगर हम चाहते हैं इन दिस पिक्चर, दिस इज द मीडियन, बिल्कुल ये आपका जो दिख रहा है आपको, दिस इज द मीडियन, ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कर्व इज द स्मॉल हाइट बाउंड्री प्रोवाइडेड इन बिटवीन द शोल्डर एंड द, इन बिटवीन द शोल्डर एंड द कैरिज वे। क्लियर है बेटा? तो कैरिज वे और शोल्डर के बीच में जो एक स्मॉल हाइट की बाउंड्री आप प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्व। अगर आप ये चाहते हैं कि व्हीकल और पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट बिल्कुल अलग अलग हो तो उसके लिए हम इस हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। तो बेस्ड ऑन द हाइट ये कर्व तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है लो और माउंटेबल टाइप कर्व। हाइट इतनी कम होगी कि व्हीकल अगर यहां से यहां जाना चाहता है तो आसानी से चला जाएगा क्योंकि हाइट कम है, क्योंकि हाइट कम है। अगला होता है सेमी बैरियर टाइप कर्व। हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, जाना चाहते हो तो चले जाओगे लेकिन अब थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। और फिर होता आपका बैरियर टाइप कर्व जहां पर आप दोनों ट्रैफिक को टोटली सेपरेट कर दे रहे हैं, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन और मूवमेंट अलाउ नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके घनी आबादी वाले जहां पर हैवीली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, मार्केट प्लेस होते हैं, वहां पर हम बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट और व्हीकल के मूवमेंट का कोई इंटरेक्शन ना हो, दोनों ट्रैफिक सेपरेट रहें। पैदल चलने वाले लोग कहां पर चलेंगे? शोल्डर पे चलेंगे। कार व्हीकल कहां पर चलेंगे? रोड पे चलेंगे, कैरिज वे पे चलेंगे। और अगर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो इन दोनों ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए हम एक बैरियर टाइप का कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, हम एक बैरियर टाइप का कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर बेटा? तो ये तो बातचीत हो गई कर्व की। अब आओ शोल्डर। क्या होता है शोल्डर? एक्स्ट्रा विड्थ एडजेसेंट टू द रोड। तो मान लो ये कैरिज वे था तुम्हारा, मान लो ये कैरिज वे था, इसके बगल में देखो तुमने प्रोवाइड कर दिया, ये जो जगह प्रोवाइड की बेटा इसको बोलते हैं शोल्डर, इसको बोलते हैं शोल्डर, जिसको तुम आसान भाषा में बोलते हो फुटपाथ। अब होता क्या है, इसी का अगर दूसरा व्यू देखोगे तो ये देखो तुम्हारा शोल्डर है, एक शोल्डर आपने इधर प्रोवाइड किया है, बीच में कहीं आपने प्रोवाइड किया कैरिज वे, ये है कैरिज वे तुम्हारा, दिस इज योर कैरिज वे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले जो आपने डिस्कस किया है वो ये था कर्व। अब देखो विजुलाइज हुआ, अब देखो विजुलाइज हुआ। तो दीज आर योर कर्व, दीज आर योर कर्व एंड दीज आर योर शोल्डर। ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है एंड दिस इज योर कैरिज वे, ये आपका कैरिज वे है, दिस इज योर कैरिज वे। अब तो क्लियर है सभी कुछ? नाउ द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा। अच्छा अब इस शोल्डर का काम क्या है ये बताओ। ये जो शोल्डर आपने प्रोवाइड किए कैरिज वे के अलावा जो स्पेस प्रोवाइड किया है दोनों तरफ, इसका काम क्या है? अरे भैया सिंपल सी बात है, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट इस शोल्डर के थ्रू हो सकता है, यस और नो? अभी तो बताया था, अभी तो बताया था। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल यहां पर मूव कर रहा था,
कोई व्हीकल यहां पर मूव कर रहा था, किसी भी वजह से व्हीकल मान लो खराब हो गया, और व्हीकल जब ये खराब हो जाएगा तो भैया अगर ये बीच रोड पे ही रुक जाएगा तो ये जो विड्थ आपने प्रोवाइड करी थी उसको तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। यस और नो? तो बाकी व्हीकल्स कहां से निकलेंगे? बाकी व्हीकल्स के लिए तो विड्थ कम हो गई ना, रोड की कैरिज वे की विड्थ कम हो गई ना, तो एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो इमरजेंसी के केस में आप इस व्हीकल को बोलो भैया तुम यहां आके पार्क कर लो, तुम यहां आके पार्क कर लो, ताकि जो नेट विड्थ आपने प्रोवाइड की कैरिज वे की वो एज इट इज रहे। पक्का और कच्चा दत्ता, पक्का और कच्चा। तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ इमरजेंसी यह आपको पार्किंग की जगह भी प्रोवाइड कर देगा। और कोई फायदा है? ये भैया कैरिज वे था, जब इसमें व्हील आएगा तो लेटरल भी तो पेमेंट मूव करेगी, बिल्कुल, ये पेमेंट लेटरल डायरेक्शन में भी तो मूव करेगी। तो मैं नहीं लगता है कि शोल्डर अगर आपने प्रोवाइड किए तो कैरिज वे की एजेस सलामत रहेंगी। इट विल प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी, इट विल प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी टू योर पेवमेंट। अगर आपने शोल्डर प्रोवाइड किए हैं तो इन पेवमेंट की को लेटरल स्टेबिलिटी, इन पेमेंट के लिए लेटरल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यस और नो? क्लियर है? तो इमरजेंसी स्टॉपेज, खराब अरे देखो जो समझाना चाह रहा हूं वो नहीं समझ रहा, ज्ञान लगा रहा है, धक्का दे के लो आओ। अब तुम्हें मानना ही नहीं है तो जब गाड़ी बंद हो गई है तो 4 लोग को बुलाओ, उनसे को धक्का दो। अब सही है? तो ड्राइवर अंदर बैठा होगा, तुम धक्का दोगे, धीरे से गाड़ी किनारे पहुंच जाएगी। ऐसे करेंगे, ठीक है आकाश? सर लेकिन कर्व में पार्किंग कैसे करेंगे? वो तो हाइट में होता है। तो सारे कर्व बैरियर टाइप ही होते हैं क्या? सारे कर्व बैरियर टाइप ही होते हैं क्या सरकार साहब? अलग अलग टाइप के कर्व बताए हैं ना, अलग अलग। अगर माउंटेबल कर्व है तो कर लेना, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, और क्या करें? तो मल्टी फंक्शंस हैं, मल्टी फंक्शन, हर फंक्शन की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ? थोड़ा इसको यूज करो, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहो। कहते हैं जिन चीजों को बहुत समय तक यूज ना करो वो विलुप्त हो जाती हैं। ऐसा बचपन में कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, डार्विन का शायद प्रिंसिपल भी यही था। हाँ? जैसे कहा जाता है पहले आदमियों के, मनुष्य के पूंछ होती थी, कहा जाता है ना, पूंछ का कुछ खास हम लोगों ने यूज किया नहीं, समय के साथ विलुप्त हो गई। इसको करते रहो थोड़ा थोड़ा यूज, ऐसा ना हो समय के साथ विलुप्त हो जाए। तो कभी कभार बीच में जब मन हुआ करे थोड़ा बहुत चला लिया करो, है ना? तो दीज आर द वेरियस, these are the these are the various functions of the shoulder। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं आईआरसी गाइडलाइन की कि मिनिमम विड्थ, मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए, लेंथ क्या विड्थ होनी चाहिए शोल्डर की, मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर इज गोइंग फॉर, अगर 2 लेन की रोड है तो 2.5 मीटर अनपेव्ड पेमेंट के लिए, 1 मीटर फॉर पेव्ड के लिए। तो दीज आर द सम गाइडलाइंस जो आपको मिल जाएंगी कहां से? जो आपको मिल जाएंगी कहां से? आईआरसी 73, जिसका रेफरेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है। चलिए सर और कुछ बताइए। अगला जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक सेपरेटर, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक सेपरेटर, या फिर इसी को बोलते हैं मीडियन। ट्रैफिक सेपरेटेड या मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन शुड बी वाइड एज पॉसिबल एज,
ये सारी गाइडलाइंस एज पर आईआरसी हैं। तो पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव बताओ, ये ट्रैफिक सेपरेटर या फिर इसका डिवाइडर जो आप बोलते हो, इसकी गाइडलाइन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला ट्रैफिक है उनको हम सेपरेट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक 2 लेन की रोड है, ये एक 2 लेन की रोड है और बगल में एक 2 लेन की रोड और है। यहां पर तुमने ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन प्रोवाइड कर रखा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑन दिस रोड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑन दिस रोड। तो इन इन रोड्स को अलग अलग 2 कैरिज वे हैं भाई, ये कैरिज वे 1 है, ये कैरिज वे 2 है। लेन सेपरेट करने के लिए तो मार्किंग कर देते हैं, लेन सेपरेट करने के लिए तो मार्किंग कर देते हैं, लेन सेपरेट करने के लिए तो मार्किंग कर देते हैं। तो ये मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर आप प्रोवाइड करते हैं जब आपको अपोजिट डायरेक्शन के व्हीकल को सेपरेट करना होता है, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को सेपरेट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि बेटा ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के समय में क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट आवर्स प्रॉब्लम क्या आती है, जब ड्राइवर की आंखों में डायरेक्ट सामने से लाइट पड़ती है तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग द नाइट आवर्स ड्राइवर विल नॉट फील कंफर्टेबल अगर उसकी आंखों में डायरेक्ट सामने वाले व्हीकल की लाइट पड़ रही है। इसको बोलते हैं ग्लेयरिंग इफेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या कर दिया है, बीच में एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया है और दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक को अलग अलग कर दिया है ताकि हम हेड ऑन कोलिजन को क्या कर पाए, अवॉइड कर पाए। बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो जगह है बेटा आपको दिख रही ट्रैफिक सेपरेटर, जो रोड लोग पैदल रोड को क्रॉस कर रहे होंगे वो इमरजेंसी के केस में इस जगह को स्टॉपेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दिस ट्रैफिक सेपरेटर और मेरिडियन कैन बी यूज्ड फॉर द इमरजेंसी स्टॉपेज बाय द पेडेस्ट्रियंस इन द केस ऑफ क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करते समय ये इमरजेंसी स्टॉपेज के लिए इस जगह को यूज कर सकते हैं। यस और नो? अब मान लो ये जगह होती नहीं, ये यहां से पार करके यहां तो आ गए, इधर से तुरंत व्हीकल आ रहा है, अब जगह है तो रुक जाएंगे, व्हीकल निकल जाएगा फिर निकल जाएंगे। बात क्लियर है बेटा? तो ये तो कुछ उसके पर्पस थे, पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी गाइडलाइन। तो डायरेक्टली ये आईआरसी कोड से ही लिखा हुआ है। क्या बोला? मीडियन शुड बी एज वाइड एज पॉसिबल, जितना वाइड हो उतना अच्छा हो, जितनी इसकी ज्यादा विड्थ हो, जितनी ज्यादा विड्थ हो उतना अच्छा है। बट दियर विड्थ इज ऑप्शन। भैया फ्री की जमीन थोड़ा मिल रही है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा कि पूरी पूरी जमीन में आपने केवल ट्रैफिक सेपरेटर ही बना दिया, तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आपने रिस्ट्रिक्ट किया इकोनॉमिकल कंसिडरेशन की वजह से। अब ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये पूछा गया आपके गेट के एग्जाम में, गाइडलाइन पूछी गई है। मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ द मीडियन ऑन द रूरल हाईवे इज 5 मीटर। हमारी चाहत ये है कि कम से कम हम 5 मीटर का विड्थ प्रोवाइड कर पाए इन द केस ऑफ रूरल हाईवे। बट दिस कुड बी रिड्यूस टू 3 मीटर वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर कहीं पे कोई जमीन अमीन की दिक्कत है, अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी चाहतों को कम करिए और 3 मीटर कम से कम प्रोवाइड कर दीजिए तो भी काम चलेगा। 3 मीटर की विड्थ प्रोवाइड कर दीजिए ट्रैफिक सेपरेटर और मेरिडियन की तो भी काम चलेगा। और अगर लॉन्ग ब्रिजेस की बात करें तो लॉन्ग ब्रिजेस के केस में आप इसकी विड्थ को और रिड्यूस कर सकते हैं 1.5 मीटर तक। तो हर अलग अलग कंडीशन में कितनी विड्थ आप प्रोवाइड करेंगे, ये बातें आपको यहां पर बताई जा रही हैं, ये बातें आपको यहां पर बताई जा रही हैं। चाह तो रहे थे 5 मीटर, थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 3 मीटर भी प्रोवाइड कर दो। ब्रिजेस अगर पड़ रहे हैं तो वहां पर आप इसकी विड्थ को रिड्यूस कर दीजिए, 1.5 मीटर कर दीजिए। लेकिन किसी भी हालात में
लेकिन किसी भी हालात में ये जो विड्थ होगी ये 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 15 फीट कहाँ लिख दिया, कहाँ इसको दिख रहा है 15 फीट? कौन सा चश्मा लगाया हुआ अभय? अभय कौन सा चश्मा लगा लिया है? इसको 15 फीट कहाँ दिख रहा है? अभय मेरे लाल, दैट इज द डिजायरेबल, दैट इज द डिजायरेबल। इच्छाएं तो बहुत की होती है ना, इच्छाएं तो बहुत की होती है ना। हाँ, अब डिजायरेबल इच्छाओं की बात हो रही बेटा, तो चाहते हैं तो हम ये कि 100 में 100 नंबर आ जाएं गेट में, बात ही खत्म। चाहते तो हम ये भी हैं कि हमारे गेट में 100 में 100 नंबर आ जाएं। फिर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको लगता है यार रैंक लाने के लिए 90 आ जाए तो भी काम चल जाएगा। फिर जब थोड़े दिन और तैयारी करते हैं फिर लगता है अच्छा एक काम करो, 50-60 नंबर ले आए तो एमटेक में एडमिशन ही मिल जाएगा। हम्म? फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब लगता है बाकी सब छोड़ो, बस क्वालिफाई कर जाए वही बहुत है, 25 ही 30 नंबर आ जाए। हैं? तो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत थोड़ा है। तो डिजायरेबल विड्थ है, हम 5 मीटर प्रोवाइड करना चाहते हैं। हैं? तो जैसे जैसे हालात चेंज होते रहते हैं हम अपनी इच्छाओं को भी चेंज करते रहते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। दो कैरिज वे सेम लेवल पे बनाया जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है। वाया डक्ट, वाया डक्ट ये अलग अलग है। वाया डक्ट, ब्रिजेस एंड डक्ट्स की बात हो रही है, ब्रिजेस एंड डक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। तो ये गाइडलाइंस थी विड्थ ऑफ द शोल्डर से रिलेटेड, विड्थ ऑफ द शोल्डर से रिलेटेड। एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, इसको रहने दो। ये देखो, जनरली जो ये विड्थ होती है हम यूनिफॉर्म विड्थ प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम इसकी विड्थ को कम ज्यादा करना नहीं चाहते। लेकिन सब कुछ हमारी इच्छाओं से थोड़ा होता है। तो क्या बोला आपने कि अगर कभी जरूरत है, अगर कभी जरूरत है तो आप इस विड्थ को इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज कर सकते, लेकिन ग्रेजुअली करिए, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज मत करिए। तो जैसा आप चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म विड्थ प्रोवाइड करें, लेकिन अगर लगता है कि आपको इस विड्थ को डिक्रीज करना है, अगर आपको लगता है इस विड्थ को डिक्रीज करना है तो इस, अरे यार क्या हो रहा है? तो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल विड्थ थी W1 और इस विड्थ को आपने रिड्यूस कर दिया W2 में, तो ग्रेजुअल ग्रेजुअल डिक्रीज करिए विड्थ को। कितना, किस रेट से चेंज करते हैं इसको? 1:15 टू 1:20 के स्लोप से, 1:15 टू 1:20 के स्लोप से आप इस विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। बट इच्छाएं ये हैं कि हम यूनिफॉर्म विड्थ का ही ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन प्रोवाइड करें, यूनिफॉर्म विड्थ का ही ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन प्रोवाइड करें। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आपको दिखने वाला है वो होगा बेटा कैरिज वे। अगला जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैरिज वे। कैरिज वे वो जगह है जहां पर एक्चुअल में व्हीकल का मूवमेंट होगा। ये वो स्पेस है रोड का, ये वो पार्ट है जो आप व्हीकल के मूवमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। तो क्या बोला गया, सिंगल लेन का अगर कैरिज वे है, सिंगल लेन का अगर कैरिज वे है तो उसकी विड्थ होगी 3.75 मीटर। टू लेन की रोड है और अगर वहां पर कर्व आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टू लेन रोड विदाउट कर्व, टू लेन रोड विदाउट कर्व, द विड्थ इज गोइंग टू बी 7 मीटर फॉर द कैरिज वे। टू लेन की रोड है, अगर कर्व आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो विड्थ इज गोइंग टू बी 7.5 मीटर, द विड्थ इज गोइंग टू बी 7.5 मीटर। अगर कहीं पर इंटरमीडिएट लेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी विड्थ होगी 5.5 मीटर। तो फॉर द इंटरमीडिएट लेन द विड्थ इज गोइंग टू बी 5.5 मीटर। और अगर मल्टी लेन की रोड है, तो फॉर एग्जांपल ये एक रोड है जिसमें टोटल आपको 3 लेन दिख रही हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3। तो अगर एक, हाँ बिल्कुल याद करना है, जितना डेटा क्लास में डिस्कस किया जा रहा है आईआरसी का, वो सभी डेटा आपके एग्जाम में डायरेक्टली यूजफुल होगा, उसीलिए यहां पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। इंटरमीडिएट बता रहे बेटा, बता रहे इंटरमीडिएट लेन की विड्थ होती 5.5 मीटर, और इन द केस ऑफ मल्टी लेन हर लेन की जो विड्थ होगी वो 3.5 मीटर होगी। तो अगर ये 3 लेन की रोड है तो क्या इसकी टोटल विड्थ बता पाओगे? अगर ये 3 लेन की रोड है तो क्या इसको, इसकी टोटल विड्थ बता पाओगे? बिल्कुल 3.5, 3.5 इंटू 3, 10.5 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ। सवाल आता है ये इंटरमीडिएट लेन क्या है? इंटरमीडिएट लेन का मतलब है रोड ना तुम्हारी सिंगल लेन की है और रोड ना तुम्हारी 2 लेन की है। अरे अभी समझाए ही कहाँ, अब है समझाए ही कहाँ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ना रोड तुम्हारी सिंगल लेन की है, ना रोड तुम्हारी 2 लेन की है। तो आपने देखा होगा आपके, स्पेशली इन द केस ऑफ योर सिटी, बहुत सारी ऐसी रोड है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मार्केट प्लेस है, कंजेस्टेड है, तो वहां पर विड्थ को रिड्यूस कर देते हैं, देखा है? वहां पर विड्थ को रिड्यूस कर देते हैं। ना वहां पर रोड सिंगल लेन की होती है, ना वहां पर रोड 2 लेन की होती है, तो उसकी जो विड्थ होती है वो इन दोनों के बीच की होती है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेन। तो ना आप 2 लेन प्रोवाइड कर पा रहे हैं और 1 लेन से ज्यादा की विड्थ अवेलेबल है, तो उस केस में वी विल गो फॉर द इंटरमीडिएट लेन, और इंटरमीडिएट लेन की जो विड्थ होगी एज पर आईआरसी वो 5.5 मीटर होगी। कोई मीडियन ईडियन इसमें नहीं है, इसमें केवल कैरिज वे की बात हो रही है, इसमें केवल कैरिज वे की बात हो रही है। और कैरिज वे, और कैरिज वे रोड का वो पार्ट है जहां पर केवल व्हीकल का मूवमेंट होगा, द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द व्हीकुलर मूवमेंट, द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द व्हीकुलर मूवमेंट इज नोन एज द कैरिज वे। बिल्कुल बेटा, बताया तो, अभी तो बताया ना, ना सिंगल लेन है रोड, ना 2 लेन है, बीच का रास्ता, इसीलिए इसको बोलना है इंटरमीडिएट। किसी लेन में कुछ नहीं ऐड किया है, ये व्हीकल के लिए जगह प्रोवाइड की गई भाई। अरे कैरिज वे, रोड फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बताऊंगा फॉर्मेशन क्या होता है। अभी मैं रोड फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्मेशन विड्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कैरिज वे की बात कर रहा हूं, जहां पर व्हीकल मूव करेगा, जहां पर आपका व्हीकल मूव करेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? इफ यस प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, इफ यस प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी।
अभी अभी एक एक करके सारे एलिमेंट मुझे बता लेने दो, फिर सब एलिमेंट एक साथ भी दिखाऊंगा। आओ आगे बात करते हैं। ये देखो बता दिया, दिस इज द फॉर्मेशन विड्थ, दिस इज द फॉर्मेशन विड्थ, दिस इज द फॉर्मेशन विड्थ। तो ये आपका हो गया कैरिज वे, ये आपका हो गया कैरिज वे। कैरिज वे के एक तरफ एक शोल्डर प्रोवाइड किया गया है, कैरिज वे के दूसरे तरफ एक शोल्डर प्रोवाइड किया गया है, कैरिज वे के दूसरे तरफ एक शोल्डर प्रोवाइड किया गया है। तो टोटल विड्थ क्या हो गई? टोटल विड्थ क्या हो गई? दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन विड्थ, विड्थ ऑफ द कैरिज वे प्लस 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द शोल्डर। अब समझ में आया? तो जो आप बोल रहे थे बेटा उसको बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ, जो टर्म आप यूज कर रहे थे उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। आई होप नाउ द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप नाउ द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सर इतने ही क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं क्या? सर ये रोड पे टोटल इतने ही क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं क्या? नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं कहा, बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं। उन सभी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एज पर अवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं सर, हमें एग्जाम नहीं, हमें ज्ञान चाहिए। हमको बताइए सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हम पढ़ना चाहते हैं, हम सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, पेपर में आए ना आए हमें बताइए हम कहां से पढ़ें, हमें बताइए सर। लीजिए सर, बता तो दिया था, बता तो दिया था। देखो बेटा, देखो जरा, देखो जो पढ़ा कुछ मिल रहा है यहां पे कि नहीं? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइन दैट वी हैव नॉट डिस्कस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइन दैट वी हैव नॉट डिस्कस। ये देखो, तो हर टेरेन कंडीशंस के बेसिस पे, हर टेरेन कंडीशंस के बेसिस पे टोटल विड्थ क्या होगी? देखो जरा ऐसा समझो, लाइन भी होती है। तो दिस इज योर कैरिज वे, दिस इज योर कैरिज वे, ये तुम्हारा रोडवे है, फॉर्मेशन विड्थ है, जहां पर शोल्डर की विड्थ को आपने ऐड कर रखा है। फिर ये रोड लेन विड्थ है टोटल, देन ओवरऑल विड्थ बिटवीन द बिल्डिंग लाइन, ओवरऑल विड्थ बिटवीन द कंट्रोल लाइन। तीन तीन लाइनें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे सबसे आउटर वाली जो लाइन है वो होती कंट्रोल लाइन, दोनों तरफ एक कंट्रोल लाइन है। जितने में तुम्हारी गाड़ी चलती है उतनी ही को रोड नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें देखो। फिर इसके बाद आती है एक बिल्डिंग लाइन, और उसके बाद एक आती है रोड लेन बाउंड्री, रोड लेन बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन। ये रोड लेन बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच का स्पेस जो होता है, ये रोड बनाने वाली अथॉरिटी अपने पास रिजर्व रखती हैं फ्यूचर एक्सपेंशन को लेके। तो बहुत सारी ऐसी रोड्स होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी अपने घर के आसपास, जो पहले सिंगल लेन हुआ करती थी, आज 2 लेन हो गई, आज 4 लेन हो गई। बिल्डिंग लेन के आगे, बिल्डिंग लाइन के आगे किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जब गवर्नमेंट चाहेगी उसको हटा देगी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको भी, जगह को भी यूज कर सकती है फॉर द फ्यूचर रोड एक्सपेंशन। बट अगर आपने बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में कंस्ट्रक्शन किया है, यू विल गेट द कंपनसेशन फॉर दैट, तो उसके लिए फिर आपको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग लाइन के आगे आगे तुमने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है, कोई कंपनसेशन नहीं, हटाओ। जब सरकार चाहेगी तब उस रोड को विड्थ को इंक्रीज कर देगी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे जब आप किसी भी रोड का एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो विड्थ ऑफ रोडवे क्या होगा? हर एक रोडवे विड्थ क्या होने वाला है? ऑल द रिलीवेंट डेटा इज गिवन टू यू। हम लोगों ने ये डिस्कस किया, विड्थ ऑफ कैरिज वे क्या होगा, शोल्डर विड्थ क्या होगा, मीडियन की विड्थ क्या होगा। ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड।
कैम्बर और क्रॉस स्लोप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की, तो दीज आर द रिकमेंडेशन जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यस, अगला, तो दीज आर द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो कि आपके पास IRC 73 में डिटेल में अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा अगर पढ़ने की इच्छा करे तो आप इसको रिफर कर सकते हैं, अदरवाइज जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट था, रिक्वायर्ड था, वो सभी बातें हम लोगों ने यहां पर डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, सो अब अगला डिस्कशन जो होगा हमारा दैट इज रिलेटेड टू द, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बातचीत अब करेंगे साइड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत फ्रीक्वेंटली आपको गेट में 2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। तो अब धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा डिस्कशन भी इंपॉर्टेंस लेवल भी उसका इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? अब नेक्स्ट क्लास, so I think now we are going to connect at 3 p.m. Now we are going to connect at 3 p.m. तो 3 बजे मिलेंगे बेटा अब हम लोग और डिस्कशन या स्टार्ट करेंगे, प्यारा सा बेहतरीन सा डिस्कशन रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये अभी आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद ही। So this was all about for this class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन एट 3 p.m. ये आई होप यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। एक बार जरा सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है, यस और यस। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से अब साइड डिस्टेंस की बातचीत स्टार्ट करेंगे। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। नहीं बेटा, नहीं है, नहीं है। इन नॉलेज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा कि हमें पता नहीं होगा। तो अगर कोई पूछेगा भाई क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की हमें डिजाइनिंग करनी हमें बताइए, तो आप यू आर इन द पोजीशन, यू कैन टेल कि यस देयर आर सम गाइडलाइंस, देयर आर सम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द IRC 73, जिसके हिसाब से आप पूरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो कभी टाइम अगर मिले, फ्री टाइम मिले, तो इसकी गाइडलाइंस को एक बार देखिए। जितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड था, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, वो डेटा भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपको याद रखना है। तो अब पूरे कोड तो नहीं याद कर सकते हैं, अभी तो बहुत सारे कोड हैं। अभी तो IRC 73 आया है, फिर IRC 66 आएगा, फिर IRC 58 आएगा, फिर IRC 37 आएगा। कितने कोड याद कर ले? क्लियर है? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? हाँ बेटा, जनरल आइडिया के लिए ही था, जनरल आइडिया के लिए ही था। तो जाओ फिर लंच वंच कर लो बढ़िया से, ठीक है, और क्लास को टाइम पे ज्वाइन करना, क्योंकि अगली क्लास का जो इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस लेवल की, तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अब, दैट इज गोइंग टू बी द साइड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ऑल्दो एग्जाम की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग इन टॉपिक्स को भी, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइड डिस्टेंस, और साइड डिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बिल्कुल, अभी आज की क्लासेस हो जाने दो, फिर DPP कर लेना। आज की क्लासेस हो जाने दो, साइड डिस्टेंसेस तक का डिस्कशन हो जाने दो, देन DPP करना आराम से, और DPP का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो कोई डिले नहीं करेगा। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। बाद में कुछ नहीं होता, जो होता सब अभी होता है। बाद में कुछ नहीं होता है,
तो अभी टाइम मैनेज करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, बात की बातें फिर बाद में ही होती रहती हैं। भाई अंकित पूछ रहे हैं डीपीपी कहाँ शो होती है, तो आप में से जिन बच्चों ने देख लिया हो तो अंकित को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए डीपीपी के बारे में, ठीक है। तो अगर आप मैनेज करना चाहेंगे तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम। GW सोल्जर क्या है सर? गेट वाला सोल्जर आप सभी लोग हो, ठीक है। यू ऑल आर द GW सोल्जर्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।